उधर? कोई है उधर? शिवा आर्ट एंड क्लिक के साथियों को नमस्कार। कोई आया? चश्मा लगा के देखना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाय प्रज्ञा। आज ना मैं सबसे बातें करूंगी। आज मैंने सोचा है, नीरज और शिवा। अमन जी नमस्ते। हाँ नीरज, आज बातचीत करेंगे। बोल बोल के एक एक घंटे बोल बोल के थक गए। आज बातें करेंगे। सबके चाय पीने का टाइम है। हाँ प्रणाम नीरज। नमस्ते प्रज्ञा। सब चाय ले लो हाथ में। मैंने ब्लैक कॉफी ले ली है। इधर म्यूजिक चला दिया। शाम के समय यही चाहिए, ब्लैक कॉफी, अच्छा इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि कला ही सभी दुखों की औषधि है। बातचीत शुरू कर सकते हैं नीरज? बातचीत शुरू करते हैं। कुछ साथी आ गए हैं, कुछ बाद में आएंगे। अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी जो आ गए हैं उनको इंतजार कराना ठीक नहीं है। और बात क्या करना, मैं कोई ऐसा भारी भरकम ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। लगातार इतने दिन हो गए लॉकडाउन में, घर में रहते रहते। अब इस तरह से आप लोग को देखते देखते अब मन करता है आप सबको पास से देखूं, आप सबसे मिलूं, कहीं मुलाकात हो, चाय कॉफ़ी हो, क्लब में बैठूं, कोई गोष्ठी हो, सेमिनार हो, वहाँ बातें करें हम बैठ के। हमारे बहुत अब एकदम ऊब हो गई है, लगातार घर में रहने से ऊब हो गई है। लेकिन सेफ्टी है एक बहुत बड़ी चैलेंज, तो हमको आपको रहना ही है। बस मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार है कि लॉकडाउन खुले और हम सब फिर उसी पहले की तरह आपस में मिले। देखा, इस लॉकडाउन ने एहसास कराया कि आप सब, हम सब, हाय पापोरी, एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी है, और मिलना कितना ज़रूरी है, और सोशल होना कितना ज़रूरी है। कोई भी अपने एकांत में बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकता, या तो वो वनवास चला जाए। हाँ हाँ, कला है, बहुत बढ़िया। हाँ शिवा, प्रणाम प्रणाम भाई। 10 लोग आ गए, बहुत है। हेलो पापोरी, कॉफी पियो। ये मेरे चाय कॉफी का टाइम होता है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, आर्ट। सबसे पहले जो औपचारिकता होती है वो कर लूँ कि आप सब आए, आप सबका बहुत शुक्रिया, अंत में भी शुक्रिया। और आर्ट ऑन क्लिक पेज को, मंच को आभार, शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया। पवन जी नमस्ते, आप सबसे मिलने का, बातें करने का। मैंने सोचा नहीं था कि नीरज भाई हमें पकड़ लेंगे, लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि संजय, हाय संजय को याद है? संजय तुम्हारे साथ आए थे नीरज, और एक बार मैं मिली और तब से ऐसा रिश्ता बन गया कि संजय, तुम महीने में शायद मुझे याद नहीं करते हो, लेकिन नीरज से हर दिन बात होती है। तुम दोस्त हो के याद नहीं करते हो, और नीरज भाई है, रोज हम रोज बातें करते हैं, हमें याद करता है। तो यही है, देखो दोस्त लोग भूल जाते हैं। हाँ संजय, देखो इस विषय पे तुमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कला जीवन के तमाम दुखों की औषधि कैसे है। रोग 2 तरह के होते हैं, एक मानसिक रोग, एक शारीरिक रोग। शारीरिक रोग का इलाज डॉक्टर करता है और दवाइयाँ करती हैं, परहेज करता है, उपचार करता है। और जो मानसिक रोग है उसका इलाज कलाएं करती हैं, ह्यूमन बिहेवियर करता है। नमस्ते जुगनू जी। तो आज हम कला जीवन की दुखों की औषधि है, इस विषय पे बात करेंगे। साथ में मैंने म्यूजिक इसीलिए चला दिया है ताकि अगर आप लोग कोई बोर होने लगे तो इस पे मेरी बात छोड़ के इसको सुन लीजिए ध्यान से। हिंदुस्तानी क्लासिकल धुन बज रही है, मिश्रा बैंड की धुन है ये।
हाय नीलिमा जी, प्रणाम नीलिमा दी। नेहा नीरज जी नमस्ते। हाँ नेहा प्रणाम। हाँ साथियों, देखिए ये विषय थोड़ा, हाँ 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 जी प्रणाम नीलिमा दी प्रणाम। ये विषय बहुत एकेडमिक टाइप का मेरे लिए है, बहुत 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 पढ़ना पड़ा मुझे, बहुत चीज़ों को समझना पड़ा। लेकिन चूंकि कला जीती हूँ, कला मेरे जीवन में है, तो मुझे इतना तो अंदाजा है कि जी संगीत इसीलिए बजा दिया कि अगर मेरी बातें अच्छी ना लगे तो संगीत ही अच्छा लगे। आप लोग को आधे घंटे 45 मिनट तक तो बांध के रखना है ना। सबसे पहले एकेडमिक है तो थोड़ा एकेडमिक के बाद मैं किताबों की तरफ आपको ले चलूंगी दूसरी दुनिया में। कई तरह की कला होती है, पेंटिंग, डांस, राइटिंग, थिएटर। एक जीवन अपने आप में एक कला है और इसमें बहुत सारी इसकी जीवन है तो कलाएं हैं। तो इसमें पेंटिंग, डांस, राइटिंग, थिएटर, सिनेमा, तमाम वो विधाएं हैं जो आपको परिमार्जित करती हैं, परिष्कृत करती हैं, आपको उदात्त बनाती हैं। कला का काम है उदात्तीकरण, तो वो जो आपको उदात्त बनाती है। तो इसमें उदात्त बनाने वाली कलाएं सब कुछ है, पेंटिंग है, डांस है, राइटिंग है, थिएटर है। आप जो लोक कलाएं हैं, आप मूर्ति बनाते हैं, आप चित्र बनाते हैं, आप कुछ भी जो आपको एक शारदा सिंह, हाय शारदा तुम भी आई, वाह, अरे बाप रे, तो दिग्गज आ गया। मैं क्या बोलूंगी, सब कला से जुड़े हुए सारे लोग आ गए। नीलिमा दी हम लगातार लाइव आ रहे हैं, कल भी थे और कल भी आएंगे, हम बताएंगे अब कल वाला। कल हंस का है शाम को। आज मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि सब अपने लोग हैं, उनसे बात करना है। आप लोग कुछ पूछिएगा तो मैं जवाब दूंगी, इतना भारी मत पूछिएगा कि मास्टर कुंजी निकालना पड़े, जिसका जवाब मैं दे सकूं वही। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैं इंटरमीडिएट में जब पढ़ रही थी तो हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना था, कला के लिए कि कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ। तो उस समय हम लोग का डिबेट भी होता था कॉलेज में कि एक डिबेट हुआ था कि कला के लिए है या कला जीवन के लिए। तो जो आज भी कलावादी हैं वो कला को कला के लिए मानते हो और हर रचना में, लेखन में भी कला ढूंढते हैं। वो कलावादी लोग बहुत हैं, जैसे अशोक वाजपेयी बहुत बड़े कवि हैं, उनका जो एक पूरा पसंदगी है और जो उनका एक ग्रुप है वो कलावाद को बढ़ावा देता है, कलावाद को पसंद करते हैं। एक दूसरा वर्ग है जो जीवन जिसमें कलावाद कम है, वो नहीं है वो पक्ष, तो वो जीवन से, ऐसा नहीं कि कलावाद जीवन से जुड़ा नहीं है, उसकी अलग डिमांड है, उसकी अलग स्वरूप है, उसका अलग स्वरूप है। तो हम लोग को उस समय जब डिबेट हुआ था तो दो ग्रुप था। एक ग्रुप कह रहा था जो सैद्धांतिक बात, कला आर्ट फॉर आर्ट से बहुत सैद्धांतिक चीज है, लेकिन कला जीवन के लिए प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक सत्य है और इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। जब हम जीवन में कला को उतारते हैं तब इस सच्चाई का पता चलता है। और कैसे पता चलता है, देखिए पहले इसकी जड़ में चलते हैं। सबसे पहले कहाँ से आया? 19वीं शताब्दी में ये नारा सबसे पहले दिया गया और यूरोप में बहुत बात चली। ये फ्रेंच स्लोगन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। यूरोप में साहित्य और कला के क्षेत्र में एक कंज्यूमरिज्म था, उपयोगितावाद। इसके उलट, इसके विलोम में आया आर्ट फॉर लाइफ, क्योंकि वो एक जो पहला ग्रुप था वो आर्ट फॉर आर्ट सेक करता था कि कला के लिए, उसको जीवन से जोड़ के ना देखे। ये नितांत अव्यवहारिक सिद्धांत था। लेकिन जो कला को जोड़ते हैं, जो जीवन से जोड़ के देखते हैं, वो ठीक इसके उलट इनकी अवधारणा थी। विक्टर कुजे थे, उन्होंने 1818 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि कला भी कला के लिए है। उनके अनुसार उनका कहना था कि कला का उद्देश्य किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वयं अपनी पूर्णता की तलाश है। कला सौंदर्यानुभूति का वाहक है, इसलिए उसे उपयोगिता की कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए। ये 19वीं शताब्दी में उनका ये ऐसा कहना था। लेकिन समय बीतते कलावादियों के अनुसार इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए। जैसे कलावादियों के अनुसार कि कलाकार लोकोत्तर प्राणी होता है, कलाकार लोकातीत वस्तुओं की बात करता है, कलाजन्य आनंद अलौकिक होता है, वो आस्वाद, टेस्ट और समाज से निरपेक्ष होता है।
तो जो कला समाज से कट जाएगी, जो जीवन से कट जाएगी, वो जीवन की औषधि नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप उसको जीवन से काट के देख रहे हो, कला को जीवन से काट के देख रहे हो। तो लेकिन जो जीवन के साथ जो आर्ट फॉर लाइफ में है, उसमें उपयोगितावादी दृष्टि है, जिस पर जो उपयोगितावादी दृष्टि जिसमें बैलेंस, मैं संतुलन की बात करती हूँ, जिसमें हम लोगों पर जो उपयोगितावादी हैं उन पर कला पर संकीर्ण होने का आरोप लगाया जाता है कि ये लोग कल्पना के घोड़े पर सवार रहते हैं। कलावादियों ने ये भी आरोप लगाया कि उपयोगितावादियों पे कि उन्होंने हमें स्वर्ग देने का वचन दिया था, लेकिन दिया क्या? रुग्णालय। उनको ये मालूम नहीं कि कला उसी रुग्णालय की सबसे बड़ी थेरेपी है। अब आगे मैं आर्ट थेरेपी बात करूंगी, डांस पे, म्यूजिक पे, सारी चीजों पे। लेकिन अभी जब वो आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने हमें स्वर्ग देने का वचन दिया था, लेकिन दिया रुग्णालय, तो ये रुग्णालय ही अगर दिया आपको, तो आप उसी कला को जिससे आप स्वर्ग मांग रहे हो, उससे धरती पर अपने लिए थेरेपी मांग लो। अपने सिद्धांतों को जरा उलट के देखो। अब एक तीसरा वर्ग है जो संतुलन हमेशा होता है। एक सवाल के 3 जवाब होते हैं, हाँ, नहीं, पता नहीं। तो कुछ लोग हाँ में भी, ना में भी, कुछ लोग ना हाँ में ना में। तो एक तीसरा वर्ग है जो दोनों का तालमेल पसंद करता है, दोनों के समन्वय को हितकारी मानता है, बेस्ट मानता है कि दोनों कला भी रहे, कलावाद भी रहे और जीवन भी रहे, क्योंकि जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। जीवन सबसे बड़ी कला है और जीना सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा उद्यम, सबसे मुश्किल काम। तो हम जीवन को केंद्र में रखकर ही कला पर बात कर सकते हैं। जीवन को साइड में रख के, समाज को साइड में रख के हम कला पे बात नहीं कर सकते। हमें सिर्फ कलावादी सौंदर्य से जिंदगी नहीं चलती है। तो जो तीसरा वर्ग है वो समाज के पक्ष में है। वो चाहता है कि व्यक्ति का जो कला पक्ष है और जो दूसरी धारा है उपयोगितावाद वाला, जो कला का उपयोग करता है, वो दोनों मिलकर समाज का पक्ष तैयार करें। हर कला का काम है समाज का। हाँ पापोरी, आर्ट की तुम्हारे बिल्कुल बताऊंगी, अभी आऊंगी उस पर बताऊंगी। तो यूरोप में कलावादी दृष्टिकोण का बहुत प्रभाव था। एक समय में इतनी बहस चली थी कि प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में ये लिखा था कि कवियों और कलाकारों को राष्ट्र बहिष्कृत कर देने की व्यवस्था, मतलब प्लेटो का स्टेटमेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, कि कवियों और कलाकारों को राष्ट्र बहिष्कृत कर देने की व्यवस्था दी है। कवियों और कलाकारों को राष्ट्र ने बहिष्कृत कर देने की व्यवस्था दी है। उनकी प्लेटो की दृष्टि में कल्पनाशील कलाकारों और कवियों को असीम प्रभाव नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय था। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, उन्होंने इनकी अवधारणा का खंडन नहीं किया, बल्कि रोम के एक प्रसिद्ध विचारक हुए सिसरो, उन्होंने कहा कि कला को शालीनता और उदात्तता से जोड़कर देखिए। आप इस तरह से देखिए, कला भावनाओं का उदात्तीकरण है। कला क्या? भावनाओं का उदात्तीकरण है। टोल्स्टॉय इतने बड़े लेखक हुए, वो कलावादी विचारधारा के प्रबल विरोधी थे। प्रबल, मैं बैलेंस में चलती हूँ, लेकिन वो प्रबल विरोधी थे। उनके अनुसार धर्म के प्रति विश्वास का जो भाव है, उसी से वही कलावादी विचारों को जन्म देते हैं। ये टोल्स्टॉय का अपना विचार था। मेरे विचार अब मेरे अनुभव जनित है। देखिए, कला का जो साध्य है, न आनंद उसका साध्य है, न ही सौंदर्य उसका साध्य है। हम नैतिकता के प्रति आग्रही हों और गंभीरता से सुधारवादी विचारों को अपनाएं, लेकिन हमें उसके पहले ही सोचना है कि सुधारवाद क्या है। ये भी तो एक तरह का उपयोगितावाद है। तो हम कला के जरिए क्या करना चाहते हैं? अब क्रोचे को आप याद करिए, क्रोचे कहते हैं कि कला मूलतः एक आध्यात्मिक क्रिया है, इसीलिए उसकी दृष्टि में अभिव्यंजना के अतिरिक्त कला का कोई अन्य उद्देश्य या कोई प्रयोजन नहीं होता। वो कला प्रयोजन पे बात करते हैं। लेकिन मैं अभी कलावादियों पे बात ही नहीं करूंगी। मैं आपको जीवन का पूरा जो कला हमारे जीवन में करती है, जिस कला जैसे हमें मांझती है, जो लेखन कला है, जो रंगकर्म कला है, जो पेंटिंग है, जो मूर्ति कला है, क्योंकि कई कलाओं से मेरा वास्ता पड़ा है और कई दुनियाओं में मेरा आना जाना हुआ है। तो एक व्यक्ति के रूप में मैं आज बात कर रही हूँ, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कला का काम जीवन में कैसे कलाएं जीवन को उदात्त बनाती हैं, कैसे आपकी दृष्टि को, कि यहाँ पे मैं मैथिली शरण गुप्त की एक कविता याद आपको कराना चाहूंगी। आप सबको याद होगी, जानते होंगे कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जीवन कला और कलावाद से जुड़ के एक सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ बढ़ता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कल्याणकारी, वो सत्य जो कल्याणकारी हो और सुंदर हो। अब मैं चलती हूँ आर्ट थेरेपी की तरफ, जो इस विषय है आज का कि जीवन की औषधि है सभी दुखों की है। ये मैं अनुभव के आधार पे कह सकती हूँ। हो सकता है कुछ कैसे कूड़ मगज लोग हैं जिनको संगीत से प्रॉब्लम होगी, जिनको कविता से प्रॉब्लम है, जिनको पेंटिंग समझ में नहीं आती है। बार बार मैं समझाती हूँ लोगों की कला को आप समझने की कोशिश मत करिए। कला को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ नहीं, फिर आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप गूंगे से पूछिए कि गुड़ का स्वाद क्या है। तो जब आप कला के पास जाएं तो उस गूंगे की तरह जाएं और उसका स्वाद लें, उसका आनंद लें। यही बैलेंस है। फिर अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करें। कला को अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करने की। अभिषेक नमस्ते। वाह, अभिषेक भी। वंदना वाजपेयी जी नमस्ते। रीबा नमस्ते। वंदना जी, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आर्ट थेरेपी है। अब आर्ट थेरेपी पे बहुत सारे इन दिनों एक बहुत टर्म चल रहा है, म्यूजिक थेरेपी। मैं एक घटना सुनाती हूँ। मेरे ऑफिस में शाम का समय था, प्रोडक्शन का काम तेजी पे चल रहा था। मैं बैठ के पेज बना रही थी और मेरी आदत थी दफ्तर में जब मैं बैठती हूँ तो जब वॉकमैन चला था तो मेरे पास वॉकमैन था, जब आईपॉड चला तो आईपॉड था, और मैंने सीडी प्लेयर खरीदा छोटा सा, चाहे महंगा से महंगा, अपने पैसे जमा करके मैं ये म्यूजिक का इंतजाम मेरे दफ्तर में मेरे आसपास हमेशा होता था। मैं जी नहीं सकती म्यूजिक के बिना। तो वो मैं तो हमेशा दोस्तों को सबको कहती हूँ कि यार मैं मरने को तो अभी तैयार हूँ, अगर ऊपर वाला ये वादा करे कि मुझे सिर्फ गाने, म्यूजिक जो मेरी पसंद की, कुछ ठुमरी, किशोर दा, लता जी, इन लोग के गाने मुझे ले जाने की इजाजत दे दे तो मैं अभी दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। मैं अगर दुनिया नहीं छोड़ना चाहती हूँ तो ऐसा नहीं किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कलाओं के कारण नहीं छोड़ना चाहती। ये सुख मुझे सिर्फ म्यूजिक के साथ ही नहीं, एक अच्छा नाटक देखने के साथ, एक अच्छी आर्ट गैलरी में घूमने के साथ, एक अच्छी मूर्ति देखने के साथ, कुछ भी कलाओं को देखते हुए ये चीजें मैं सबसे अधिक ऊपर कुछ मिस करूंगी तो वो है कला। तो वो इसमें से मुझे कुछ चीजें ले जाने की इजाजत हो तो मैं दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये मेरा जुमला है। हाँ, तो मैं ऑफिस में बैठी थी, मेरे कान में मैं लगा के गालिब सुन रही थी। तो अचानक मेरे बॉस उधर से आए, उन्होंने कान में मुझसे वायर लेके, क्या सुन रही हैं? तो मैंने कहा सर आप सुनिए, जबरदस्त है, गालिब सुन रही हूँ। उन्होंने कान में गालिब लगाया, वो सुना। तो वो आए थे मुझे कुछ कहने क्या आए थे उससे सुनिए, कैसे भूल गए, मृत्यु की खबर भूल गए वो मेरे पास आए। उन्होंने तो अचानक किसी ने कहा कि सर वो पेज बनना है, कमलेश्वर जी की डेथ हुई थी, तो कमलेश्वर जी की मृत्यु की खबर थी। तो उन्होंने कहा मैं साहित्य पेज देखती थी, तो उन्होंने कहा उस पेज बनाना है। वो जब आए अचानक उन्होंने देखा मैं गाना सुन रही हूँ, उन्होंने कान में लगा लिया और मृत्यु की खबर भूल गए। तो मैंने कहा कि सर आप इतनी बड़ी खबर कैसे भूल सकते हैं? तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग आया, जो कि अरे अगर यही गजल इस वक्त कमलेश्वर सुन रहे होते तो नहीं मरते, वो जी जाते। वो कहते हैं ना कि कज़ा से आंख लरी है जरा ठहर जाओ, करीब मौत खड़ी है जरा ठहर जाओ। तो हम तो कहेंगे कि अभी तो संगीत बज रहा है, जरा ठहर जाओ, अभी तो मैं सितार सुन रही हूँ, जरा ठहर जाओ, अभी तो मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस देख रही हूँ, अभी मैं संजय उपाध्याय का नाद सुन रही हूँ, मैं अभी अभिषेक पंडित और ममता की एक्टिंग देख रही हूँ, अभी मैं शारदा का सोलो शो देख रही हूँ, मैं अभी मरने को मैं तैयार नहीं हूँ। तो और मैं उदास होने को भी तैयार नहीं, क्योंकि मेरी थेरेपी ये कलाएं हैं। ये हम सब की थेरेपी होनी चाहिए। बेहतर मनुष्य बनना है तो कलाओं की संगति करनी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, संस्कृत का एक श्लोक बता के फिर आगे बढ़ती हूँ कि साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। संस्कृत में एक बहुत पॉपुलर श्लोक है, आपने, मैं बचपन से सुनती आई हूँ। तो बचपन से कहीं ना कहीं, चूंकि मैं जिस माहौल से आई हूँ, हमारे उस माहौल में हमारे यहाँ कलाओं का बड़ा, जैसे मैं छोटी थी तो हमारे घर में हम लोग नाटक करते थे
और नाटक इस पे करते थे, नाटक पढ़ने को नहीं मिलता था, घर का माहौल ऐसा नहीं था, तो जो फिल्म देख कर आते थे, फिल्मी नाटक चलता था रेडियो पे, उसको गौर से सुनते थे। और सब भाई बहन, और हम लोग भाई बहन को इतनी तमीज नहीं थी कि खुद ही हीरो बन रहे, खुद ही हीरोइन बन रहे, एक भाई विलेन बन रहा है, एक बहन हीरोइन बन रही है, हम लोग आपस में हीरो हीरोइन बन के। और मुझे आज तक एक नाटक याद है कि एक फूल दो माली हम लोग सबको दिखाया गया था बचपन में। तो हम लोग जब देख कर आए तो हम लोगों ने बाकायदा नाटक में गाना परफॉर्म किया कि, और इस तरह से कि ये मैंने एक जगह लिखा है, जिक्र किया है अपने किसी कहानी, किसी संस्मरण में कि ये लाठी उसमें है ना कि वो करती साधना और संजय खान का है कि ये बिजली गिरेगी तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। तो हम लोग नाटक कर रहे हैं, मैं हीरोइन बनी हूँ, मेरा भाई हीरो बना हुआ है, वो बार बार संजय खान की तरह आके मुझे छेड़ा, हम लोग नाटक कर रहे हैं। और चौकी लगी थी जिसपे बाबा सोते थे, गांव के लोग मतलब घर के लोग चाचा वाचा सोते थे, उस चौकी को हमने मंच बनाया और उस पर हम सब चुन्नी ले आए, अंदर से कोई साड़ी ले आया, मैं ऐसे डाल के हीरोइन बनी। तो हम लोग बचपन में मेरे झुन्नू भैया, माला दीदी, पुष्पा दीदी, हम 4-5, छोटू आज बहुत बड़े पद पे है, उसको याद होगा कि नहीं होगा, मेरा चचेरा भाई है। तो हम लोग सब भाई बहन हीरोइन, नाटक हम लोग के लिए वही फिल्म में उस समय नाटक था। तो हम लोग नाटक खेल मंच, चाची बोली भाई बहन बन कहीं हीरो हीरोइन बनता है, दे थप्पड़ दे थप्पड़। तो हम लोग हीरोइन उधर भागी, हीरो उधर भागा, विलेन उधर भागा, सबकी एक ही गति हो गई वहां पे। तो इस तरह से नाटक का मेरा स्वप्न भंग हो गया। उसके बाद गांव से हम कस्बे में गए, तो कस्बे में गए तो वहाँ नाटक का बड़ा कल्चर, मेरे भैया लोग नाटक करने लगे। मुझे कॉमेडी नाटक बड़ा पसंद शुरू से, तो मैंने अपने घर से परमिशन मांगा कि मुझे नाटक करना है। तो पहला नाटक जो मैंने जिंदगी में अपने बचपन में किया वो था 1/2 मूछ। तो मैं लड़का बनी थी जिसकी आधी मूछें थी, आधी मूछें नहीं थी। और उसमें था कि मुझे सब बहुत सताते हैं, मैं आती हूँ तो मैं जैसे बैठना चाहती हूँ कुर्सी पे, सब कुर्सी खींच लेते हैं, तो मैं धड़ाम से कुर्सी से गिर पड़ती हूँ, तो सब पब्लिक हंसती है, हा, लेकिन मुझे हंसना नहीं है। तो अच्छा बहुत कॉमेडी थी। तो और एकांगी बोलते उसको उस समय, तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला कि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, इसको आगे बढ़ाओ। उसके बाद मेरा जज्बा जागा कि मैं तो एक्टिंग करूंगी। अच्छा, मैं बड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि कला से मोहब्बत लेकर मैं पैदा हुई थी, ये मुझे मालूम नहीं था। कैसे नाटक करने लगी तो नाटक से प्यार हो गया। उसके बाद एक दिन मैं मुजफ्फरपुर में गली से गुजर रही थी तो काली पांडे थे, नाम था कालीचरण पांडे, कुछ ऐसे नाम भूल रही, बहुत अच्छा सितार बजाते थे। तो जब उधर से गुजरती थी तो उनकी सितार सुनाई देती थी। तो मैंने अपने दोस्त को कहती थी, कल्पना झा दोस्त उस बात की गवाह है, अभी भी है वो जयपुर में, तो वो डांसर है। तो मैं कहती थी मुझे सितार सीखना है इनके यहाँ आके, तो मैं सितार सीखना चाहती थी। फिर मैं चली गई कॉलेज में संगीत सीखने, एडमिशन ले लिया। पहला राग सीखा मैंने, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, तो वो सीखा। फिर उसके बाद घर आई तो कि हारमोनियम खरीद दीजिए, तो वहाँ की ये नचनिया बजनिया का घर नहीं है, यहाँ ये सब आपको नहीं करने को मिलेगा। तो सामंती परिवार है था, तो वहाँ लड़कियाँ। फिर मैं कथक सीखने के लिए घूंघू, टीचर उचर, मेरी बड़ी दीदी ने थोड़ा बहुत सीखा, टीचर को भगा दिया गया। तो इस तरह से, लेकिन मेरे भीतर कला ऐसी बैठ गई थी, मुझे कुछ ना कुछ करना है, पेंटिंग करना है ना। मेरी आंखें रूपाकृति बहुत देखती हैं। आप कहीं भी प्रिंट, कोई भी प्रिंट हो, बादल हो, जमीन हो, दीवारों के मोज़ेक हो, संगमरमर हो, उसमें मुझे चेहरे नजर आते हैं, आकृतियां नजर आती हैं, उनको मैं लाइन से बना सकती हूँ, लेकिन सीख नहीं पाया। सीखती तो मैं बहुत अच्छी पेंटर होती, नहीं पाई। मैंने अपने बारे में लिखा है कि मैं कुछ भी हो सकती थी, मैं डांसर हो सकती थी, मैं पेंटर हो सकती थी, मैं एक्टर हो सकती थी, मैं कुछ भी हो सकती थी, ये कुछ नहीं बना। तो जैसे कहते हैं ना कि बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो जब कुछ नहीं हुआ तो मैं लेखन में आ गई। तो लेखन भी एक कला है। तो फिर मैंने, जब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेखन तो हासिल हुआ, तो फिर मैं लेखन में आ गई। फिर लेखन कला में अपने आप को मजा। तो ये मेरे लिए औषधि कैसे बनी, औषधि जैसे मैं बाद में बताऊंगी, ये बाकियों के लिए ये चीज़ें बताऊंगी, कुछ चीज़ें और बताते हूँ। जैसे देखिए, कला में ऐसी शक्ति होती है जो मेरा हाँ पापोरी राग बागेश्वरी में मैंने सीखा था, कौन करत तोरी बिनती पियर, भाई पहला राग था जो मैंने सीखा था। वही आज तक पहला कुछ भूलता नहीं, न पहली बारिश, न पहला इश्क, न पहला गाना, न पहला जब आँख खोल के जो पहली सूरत देखते हैं
जिसकी माँ की, वो पहला कुछ, पहला नाटक, मुझे सब कुछ, मुझे पहला सब कुछ याद है। तो मैं ये कह रही थी कि कला में टैगोर भी कहते थे कि कला में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है, और कला में ऐसी शक्ति होती है कि वो लोगों को संकीर्ण सीमाओं से उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है जहां केवल मनुष्य मनुष्य रह जाता है। मतलब कलाओं में ये ताकत है, व्यक्ति को उसके स्व से निकालकर, स्व अपने सेल्फ में कैद व्यक्ति को निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है कला। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हम कलाकार हैं, हम लेखक हैं, हम विश्व नागरिक हैं, हम किसी एक मुल्क के नागरिक नहीं हैं, हम वैश्विक हैं, हम विश्व के नागरिक हैं। हमारी नागरिकता पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए, हम विश्व नागरिक हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी कहीं कोई घटना ऐसी होती है जो मनुष्य विरोधी होती है, तो हम सारे लेखक कलाकार उसकी निंदा करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि ये कला का एक मूल स्वभाव है और धर्म भी है। अब कला का एक काम ये है कि पहले कला खुद को अभिभूत करती है। जैसे मैं महसूस करती हूँ कि लेखन मेरे लिए कला है, तो मैं वो कला पहले मुझे अभिभूत करती है, मुझे खुद को आत्मविस्मृत करते हैं, आपको आत्मविस्मृत करते हैं, फिर दर्शक को, फिर श्रोता को, फिर पाठक को हम अभिभूत करते हैं। मतलब अपनी कला के पहले दर्शक हम, पहले स्वादकर्ता हम, पहले उसका आनंद लेने वाले हम, सेकेंड हैंड चीजें दूसरों को देते हैं। कला में ही चीज है कि सबसे पहले बर्फी का रस आप लेते हैं, उसके बाद आप दुनिया को देते हैं, आपके बाद तो पहले आप आत्म विस्मृति होती है, आप खुद को आत्मविस्मृत करते हैं, अपने को अभिभूत करते हैं, फिर आप बाकी कहते हैं ना, जैसे गायन को कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है। आबिदा परवीन जब गाती हैं कि प्रीतम मत परदेश सिधारो गाती है, तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर और आकाश और धरती की दूरी कम करती हैं। वो जब गाती हैं तो लगता है कि ईश्वर और करीब आ रहा है, एक ईश्वर की पुकार होती है उसमें। जैसे एक किसी का एक कमेंट मुझे आज मिला कहीं से कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी गाए तो रागिनी, रोगी को मिले आराम। यहाँ पर आके मैं आपको बताना चाहूंगी कि म्यूजिक थेरेपी, इस समय म्यूजिक थेरेपी का बहुत चूंकि कला आपको लौटाती है, आप कला को देते हैं अपने को, तो कला आपको भी देती है, आपको लौटाती है, कई रूपों में देती है, उन रूपों में बात करेंगे। लेकिन म्यूजिक थेरेपी का इस समय बहुत ट्रेंड है, और बहुत सारे मनोचिकित्सक के पास आप जाएंगे तो पूछेंगे आपको संगीत, आपकी क्या हॉबी है, सबसे पहला सवाल पूछते हैं क्या हॉबी है। तो जो आपकी हॉबी है आप उसको डेवलप करिए, या तो उसमें आप काम करिए या उसको अपनाइए, उसको सुनिए। और संगीत सुनते समय या कला के समय, जब आप आर्ट गैलरी में होते हैं और दीवारों पे चित्र देख रहे होते हैं, जब आप नाटक देख रहे होते हैं मंत्रमुग्ध, उस वक्त आप नहीं होते हैं, आप उसका एक हिस्सा होते हैं, उस कला का एक हिस्सा होते हैं, आप वहाँ होते नहीं, आप आत्मविस्मृत हो चुके होते हैं। तो उस समय आप बहुत उदात्त महसूस करते हैं, तो उच्चतर भावनाओं से आप जुड़ते हैं उस कला के माध्यम से। अब जैसे कई हिंदी फिल्में आपने देखी होंगी, हिंदी फिल्मों में नायिका बहुत डिस्टर्ब है, तो नाचती है खूब, नाच के थक के गिर जाती है, उसके बाद रिलैक्स होकर घूमती है, अपने को आत्मविस्मृत करती है अपनी कला के जरिए से। हिंदी फिल्मों का जो फार्मूला है ना, जो पश्चिम के लोगों को बड़ा पसंद भी आता है, जब कई देश में घूम के वहाँ के लोगों से मैंने बात की है, तो ईरान गई थी, तो ईरानियन कहते हैं कि हमें आपके का ना वो बड़ा अच्छा लगता है, जब हीरो हीरोइन पैर के इधर उधर घूम के गाते हैं ना, पार्कों में दौड़ते हैं, पहाड़ों पे खड़े होके गाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा लगता है कि जब कोई उदास होता है तो गाने लगता है कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, जब खुश होता है तो खुशियां ही खुशियां दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से कोई दीवाना हो जाए। तो आपके यहाँ हर इमोशंस के लिए गाना है, और आप लोग गाने में व्यक्त करते हो और गाने में रिलैक्स करते हो, जिसका कहते हैं ना कि कला में विश्राम, मनुष्यता कला में विश्राम पाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, तो उन लोग को बहुत पसंद है। हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार कहानी को में बाधा डालती है गाने, नहीं गाने डालने चाहिए, ये कला आर्ट फिल्म का जो मूवमेंट था तो उसमें गानों को बाहर कर दिया गया था, तो वो
वो कलावादियों का नजरिया कि गाने को बाहर रखो। नहीं, फिल्म में गाना हो, भले आप उसको सिचुएशनल डालें, बैकग्राउंड से डालें, जैसे अभी चल रहा है वैसे चलाएं, नायिका न गाया, ठीक है, अब वास्तविक लगता है कि नायिका गाना गा रही है, लेकिन क्यों, मैं नदी किनारे जाती हूँ तो मैं ऐसे हाथ लहरा के मैं गाने गाती हूँ, मैं समंदर में जाती हूँ तो गाती हूँ, गंगा में जाती हूँ तो गाती हूँ, मेरा गाने का मन करता है मैं गाती हूँ, वृक्षों के पास गाती हूँ, जंगल में गाती हूँ, हम गाते हैं, कोयल गाती नहीं है, मोर नाचता नहीं है, तो पूरी प्रकृति नाचती नहीं है, हवा चलती है तो पेड़ झूमते नहीं है, आंधी तूफान में, तेज हवा में पेड़ों का झूमना उसका नृत्य ही तो है, उसके बाद सब शांति होती है। तो कला आपके भीतर, आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, उस वक्त आप अपनी हॉबी के साथ बैठ जाएं तो बहुत विश्राम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। आप बैठ के तो देखिए कुछ, अच्छा आपको कोई कुछ काम, वैसे हर इंसान के पास एक हुनर होता है, ठीक है, आपके पास कोई हुनर नहीं, आपको कुछ नहीं आता, आप कला का कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हर इंसान एक बेहतर दर्शक, बेहतर श्रोता, बेहतर सुनने वाला, लिसनर बहुत अच्छा होता है। वो म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ नहीं तो आप शाम को नाटक देखने जा सकते हैं, आप कुछ नहीं तो गांव में हम लोग की कलाएं हमारे साथ, आपको याद होगा नौटंकी परंपरा, लौंडा नाच गांव में शुरू से, हम लोग क्या शुरू से नृत्य का चलन रहा है, तबाइफों का पूरी परंपरा रही है, तो भी कला है। जो नर्तकियाँ होती थी, जो सारी शास्त्रीय संगीत सब उन्होंने जिंदा रखा। दूसरा, गांव में औरतें गाना गाती हैं, झूमर में नाचती हैं, झिझिया नृत्य करती हैं, तो ये सब हमारे, अच्छा डोमकच वो क्या है, सारे मर्द चले जाते हैं बाराती में, रात को औरतें रहती हैं अकेली घर में, बोर होती हैं, रात जगह भी करना है क्योंकि गांव में कोई आ सकता है कुछ, तो औरतें क्या करती हैं कि स्वांग रचती हैं, तरह तरह का वेशभूषा बना के नाचती हैं, गाती हैं, वो अपना एंटरटेन खुद करती हैं। ट्राइबल्स को देखिए, ट्राइबल को कोई टिकट कटा के मनोरंजन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उनके पास अपना हुनर है, अपने आप ही दर्शक, आप ही कलाकार, आप ही सब कुछ, तो वो अपने आप को एंटरटेन करते हैं, तो उनके जीवन में कला उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। अब मैं आपको कुछ कलाकारों, कुछ लेखकों के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि उनके जीवन में कला ने क्या किया। सबसे पहले मैं एक जानकारी और दे दूँ कि जो म्यूज़िक थेरेपी की बात मैं कर रही थी, म्यूज़िक थेरेपी में साइंटिस्ट भी कहते हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि म्यूज़िक थेरेपी में लोगों की रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इसको चिकित्सा के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और जर्मनी के हाइडेलबर्ग शहर में 30 सालों से संगीत थेरेपी की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। और आप पुरानी फिल्म में एक चीज़ याद करिएगा कि जैसे सांप ने काट लिया तो कोई मर गया, तो वहाँ पे बीन बजा बजा के हीरोइन गाना गा रही है, और जब गाना खत्म होता है और निराश होकर थक जाती है तो अचानक वो जिंदा हो जाता है। वो थेरेपी है, वो म्यूजिक थेरेपी का उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। माँ बेड पे पड़ी है, बेटा गाना गाता है, वो म्यूजिक थेरेपी है। अचानक माँ के हाथ में कंपन होने लगता है, वो कंपन होने लगता है, वो माँ बेड पे पड़ी है या नायिका बेड पे पड़ी है, नायक गाना गाता है, नायक पड़ा है, नायिका गाना गाती है, तो उसके बाद अचानक इससे कंपन होता है और वो जिंदा हो जाता है। तो क्या है, ये म्यूजिक थेरेपी है। तो म्यूजिक उसी तरह से, तो मैं म्यूजिक थेरेपी के बहाने से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम हर कलाकार एक चिकित्सक है, वो अपने कला माध्यमों के जरिए आप एक चिकित्सा करता है। आप अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त कर सकते हैं, उन भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है व्यक्त करना, और जिनको आप हमेशा पीछे धकेल देते हैं। ये है कला, आपको व्यक्त करने का, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम देती है, जो बहुत जरूरी है, जिन्हें व्यक्त करना चाहिए, जिन्हें आप अब तक पीछे धकेलते आ रहे हैं। तो ये काम कला करती है। एक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया की, उसमें मतिभ्रम बहुत होता है, वो मतिभ्रम है, उसमें भी इस पर कई उपन्यास भी लिखे गए, आगे मैं चर्चा करूंगी, उपन्यास भी लिखे गए। तो उसमें भी एक मनीषा कुलश्रेष्ठ का एक उपन्यास है स्वप्नपाश, उसमें नायिका पेंटर है, गुलनाज, तो वो पेंटर है, तो वो बीमार है, चिकित्सा चल रही है उसकी, लेकिन जब वो अपनी चित्रकला के पास आती है तो बहुत सचेत होती है,
अवेयर होती है, एकदम एकदम जैसे उस समय बिल्कुल ठीक होती है। तो एक कलाकार जिस समय लिख रहा होता है, जिस समय जो रच रहा होता है, तो लेखक लिख रहा होता है, कलाकार एक्ट कर रहा, उस वक्त तो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि उसकी कला उसको रिफ्रेश कर देती है, उसके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कर देती है, उसको एंटीवायरस है। कला एक मनुष्य के लिए एंटीवायरस है, जो उसके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कर देती है। एक तो ये, दूसरा मैं चाहती थी आज आप लोग को कि कुछ किताबें जैसे पिकासो, कुछ नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे पिकासो हमेशा कहते हैं कि आर्ट हमारी आत्मा पे पड़ी धूल को झाड़ती है। जो मैंने अब तक इतनी बातें की वो यही है। मैं कला से चूंकि मुझे लगाव था, बाद में मैंने इन लोग को पढ़ा, तब मुझे लगा कि मैं सही थी। अच्छा, मेरी कला की खुराक कैसे पूरी होती है? तो मैं आर्ट गैलरीज जाती हूँ, बहुत जाती हूँ। आर्ट पे मैंने 2 साल तक कॉलम लिखा लगातार। मैं म्यूजिक कंसर्ट देखती हूँ, मैं थिएटर देखती हूँ, मैं जो सब खुद नहीं करती हूँ वो सब मैं दूसरों का देख के आनंद उठाती हूँ। और मेरा उपन्यास एक हसीनाबाद, संजय उपाध्याय यहाँ पे है, उन्होंने उस पर नाटक भी किया था। उसमें नायिका मेरी कलाकार है, और जब अंत में वो राजनीति से इस्तीफा देती है तो उसके एक डिबेट बहस होती है। उस बहस में राजनीति और कला पे एक डिबेट है, जिसमें वो ये कहती है कि मैं राजनीति को खराब नहीं मानती, लेकिन कला मनुष्यता के ज्यादा करीब है और मनुष्यता का भला कला से ज्यादा हो सकता है। यानी वो ये मानती है कि जीवन की औषधि कला है, इसलिए वो बहस करती है। वो कहती है मैं पलायन नहीं कर रही हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ। नायिका है, गोलमी नाम है। मैं पलायन नहीं कर रही हूँ, मैं जीवन से भाग नहीं रही हूँ, मैं इसलिए छोड़ के जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा कलाकार मर गया, यहाँ पे मेरी कला मर गई। मुझे लगता था कि मैं राजनीति से ज्यादा कला के जरिए मनुष्यता का भला कर सकती हूँ, समाज का भला कर सकती हूँ। ये सच है कि आप ध्यान दीजिए, जब इलेक्शन आते हैं तो नेता लोग जनता को भरमाने के लिए या प्रचार करने के लिए तरह तरह के स्वांग रचवाते हैं, नाटक करवाते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, छोटे छोटे कलाकारों को बुला के गाना गवाते हैं। क्यों? क्योंकि कला जितनी जल्दी पहुंच सकती है, जैसे 2 ही चीजें सबसे पहले पहुंचती है और असर करती है, आकाश में बिजली, धरती पर कला। तुरंत आप कला के जरिए किसी को कन्विंस कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, बहुत सारी बातें हम जिंदगी में रोज करते हैं, हम नहीं समझते, अब फिल्म में वो चीज देख लेते हैं तो वो चीज इतनी अद्भुत लगती है कि वो हॉन्ट करती है, और वो जीवन में हम कितनी रोज बात करते हैं लेकिन हम पर असर नहीं होता। लेकिन हम कोई अच्छी वेब सीरीज देख लें या कोई अच्छी फिल्म देख लेते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। मैं जैसे कल 2-3 दिन पहले एक लाइव हुआ कि पंकज दुबे हैं, हमारे बहुत प्रिय कथाकार हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास जब फॉल्स कॉल आते हैं तो बदतमीजी नहीं करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल मेरे पास उनको सुनने के बाद मैं बदल गई। कल मेरे पास एक कॉल आया, मैंने बदतमीजी नहीं की, मैं ऐसे डांट देती थी कि खूब कोसती थी, गालियां बकती थी। कल मैंने बहुत आराम से उसको फोन पे समझाया कि प्लीज मत फोन करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अभी बिजी हूँ, प्लीज मत करना। तो वो अच्छा थैंक यू मैम करके रख दिया। तो हमारी ही तरह वो किसी परिवार के बच्चे होंगे, लोग होंगे। तो देखो ये बात, ये कॉमन सेंस है ना। मुझे मालूम है कि मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन करती थी। लेकिन एक लेखक ने आके जब बोला और मैंने सुना तो मैं बदल गई। कला हमें बदलती है, कला हमारे परिमार्जन, परिष्कृत, जो मैंने शुरू में ही कहा था, बदलती है। हाय शुभम, तुम्हारे थैंक यू नीरज, हाय सनी जी, हाय नमस्ते। हाँ, तो मैं लौटती हूँ अब वापस पिकासो पे। अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं कुछ अंश भी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, किसी का संस्मरण, किसी का, कि कैसे जीवन से उनकी कला जुड़ी है। तो सॉरी, एक फोन आ गया था इसलिए डिस्टर्बेंस हुई। तो मैं एक पिकासो का 2 किस्सा सुना रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जीवन से को कैसे प्रभावित करती है। पिकासो जर्मनी में रहते थे, उनके पड़ोस में एक लड़का रहता था। वो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसके मौत से पिकासो इतने विचलित हुए कि उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। डिस्टर्ब हो गए। अब एक कलाकार डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब होंगी तो कहानी लिखूंगी, संजय उपाध्याय या नीरज डिस्टर्ब होंगे तो नाटक बनाएंगे, कोई संगीतकार डिस्टर्ब होगा तो दर्द भरा नगमा
धुन बनाएगा, गीता श्री डिस्टर्ब होंगी तो कहानी लिखेंगे, पिकासो डिस्टर्ब होंगे तो पेंटिंग बनाएंगे। तो वो इतने डिस्टर्ब थे, दुख में डूब गए थे। बिल्कुल पड़ोस का लड़का रहता था, किसी के पड़ोस का कोई मरता है तो हमें दुख होता है, दुख में डूब गए। अब उनके दुख का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, उनके दुख का इलाज कला के पास है, जो कला उनके पास है, उनकी अपनी कला। तो वो उन्होंने पेंटिंग बनाई, बहुत पॉपुलर पेंटिंग है उनकी, आप सब उसका नाम जानते होंगे, एक विदूषक की मृत्यु। उसी लड़के की जिंदगी पे उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, एक विदूषक की मृत्यु, और पूरे उस लड़के की आत्महत्या की पृष्ठभूमि में है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 1945 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उससे भी पिकासो को बहुत प्रॉब्लम, बहुत तकलीफ में, क्योंकि स्पेन में थे, जहाँ थे वहाँ बम गिराए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो गुएर्निका बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड फिल्म। मैं गुएर्निका देख कर आई हूँ मैड्रिड में, उनके अलग से उनका म्यूजियम है जहाँ पे गुएर्निका है। आप गुएर्निका का फोटो नहीं खींच सकते, उसको पास से नहीं देख सकते, पैरा है, दूर से देख सकते हैं, 100 मीटर दूर से। मैंने गुएर्निका देखा। पिकासो अपनी जिंदगी में दूसरी गुएर्निका नहीं बना पाए, लेकिन एक गुएर्निका में जो वो कह गए हैं, एक कला, जब दुनिया युद्ध में जल रही थी, सब देश, सारे यूरोप के छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे थे, फ्रांस, ये सब, जर्मनी, सब आपस में लड़ रहे थे, और हिटलर का आतंक दुनिया पे था। तो एक कलाकार उस दुख को कैसे व्यक्त करेगा? वो अपने 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 जीवन के दुख को कहाँ व्यक्त करेगा? कला में, लेखन में। तो पिकासो ने गुएर्निका बनाई, तो नाजी सेना उनके पास पहुंची। ये तुमने किया है। किसी ने बताया कि उस समय तो सत्ता के विरोध में बोलना वो था, ये तुमने किया। पेंटिंग देख के सिपाहियों ने पूछा, ये तुमने किया है? तो पिकासो ने कहा, नहीं, तुमने किया है। आप समझे ये जवाब? जो गुएर्निका का सीन था, उसमें सिर कटी लाशें पड़ी हुई हैं, एनिमल्स मरे हुए हैं, लोगों के सिर कटे हुए हैं, बम से बस्ती तबाह हो गई है, ये सब कुछ। तो नहीं चाहते थे कि पेंटिंग भी सत्ता पे चोट करे। तो उन्होंने कहा तुमने किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने किया है। मतलब एक कलाकार का जवाब देखिए कि तुमने ये जो पेंटिंग में ये जो दृश्य दिख रही है, तुमने किया है। तो इसी तरह से पिकासो इसीलिए कहते थे कि मेरी कला का स्रोत वेदना है, और ये सच है कि किसी भी कला का स्रोत वेदना है। मैं लेखन में नहीं आती अगर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें नहीं होती, और मैं उनको व्यक्त करना नहीं चाहती। हम सब की ज़िंदगी में दुख है, दुख के तहे हैं, दुख के लेयर्स हैं, तो हम सब अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कुछ लोग अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो घुट के मर जाते हैं, घुट के रह जाते हैं, वो किसी और चीज़ में अपने को इन्वॉल्व करते हैं, या अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जो कलाकार है ना, वो मृत्यु से बचाता है, आपको अवसाद से बचाता है। कला आपको अवसाद से बचाती है, आपको मृत्यु से बचाती है। मृत्यु को भी एक कलात्मक अवधारणा में बदल देती है आपके लिए। तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन की ज़रूरत होती है। तो जब मन, रमानाथ अवस्थी का एक गीत है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन की ज़रूरत है, मन चाहिए। हाँ सॉरी, उनकी लाइन थी, मैं बोल रही हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। तो कुछ कर गुजरने के लिए जो मन चाहिए, वो कला देती है आपको कुछ कर गुजरने के लिए। जैसे है ना कि ठंडे फिल्मी, मैं थोड़ा हल्के मोड पे जाती हूँ कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो अपने आप को यांत्रिकता में बदलने से, मशीन में बदलने से तो बेहतर है ना कि आप गाना गाएं, आप कलाकारी पेंटिंग करें, आप देखें। आप कलाकार ना भी बने, जरूरी नहीं है कि हर इंसान कलाकार बन जाए, लेकिन आप कला की उपस्थिति अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। किसी रूप में आप किसी न किसी रूप में जुड़ सकते हैं। मूड, आप नाटक देखने चले जाइए, आप बहुत उदास हैं, आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया, आप कहीं चला गया, आप गाने सुनिए। गाना, नाटक, किताबें, जितनी कलाएं, इनसे बेहतर थेरेपी और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर आपको सिर्फ दवा देगा जो आपके नसों में जाके केमिकल रिएक्शन करेगा। आपके मन को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बदलेगा। कलाएं ही वो डॉक्टर हैं जो आपके मन को बदल सकती है। दीप्ति जी नमस्ते।
अब मैं क्या कुछ ना समय है थोड़ा सा, तो मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। कहेंगे तो संगीत। मैं राजा रवि वर्मा का एक उल्लेख कर, मैं हर फील्ड से एक लूँगी। लेखक एक चित्रकार, एक लेखक जैसे पिकासो, एक सिंगर, तो उनका सब थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहूँगी कि आपको अच्छा लगेगा। राजा रवि वर्मा के बारे में आपको मालूम होगा कि उनका एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। देखिए किस्से बड़े दिलचस्प होते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। जैसे मुझे तो किस्सों ने बदला, मुझे तो कला ने बदला। अजीत राय जी आए, नमस्ते अजीत राय जी। बहुत कुछ गुजर चुका अजीत जी, बाद में सुन लीजिएगा। अजीत राय जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, फिल्म समीक्षक, रंगकर और हमारे पुराने मित्र हैं। आपका स्वागत है लाइव में हमारे। हाँ, तो देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में, उनको पुराण कथाओं में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। तो वो क्या करते थे कि कथाएं सुनते थे और उसको चित्रों में उतारने की कोशिश करते थे। तो रंगीन खड़िया और लकड़ी के कोयलों का टुकड़ा उठा लेते थे और राजमहल, राजा थे तो राजमहल के किसी कोने में जाके उस पर चित्र बनाया करते थे। जब चित्र बन जाते थे, अंदर दीवारों पे दृश्य अंकित हो जाते थे। फिर किस तरह से फिर उनकी दिलचस्पी, वो सफाई वाले आते थे और वो दीवारों की सफाई कर जाते थे। अब ये रोज का क्रम हो गया कि राजा रवि वर्मा को जब बेचैनी होती थी इतने धन ऐश्वर्य सब कुछ से, देखिए अतिशय सुख और अतिशय वैभव भी एक दुख का कारण होता है, क्योंकि जिसका मन अलग होता है, जो कलाकार होता है उसका मन इन सब चीज़ों में नहीं रमता है। तो वो अब राजा रवि वर्मा के सामने दिक्कत कि वो खाली कोने में जाके चित्र बना दे खड़िया से, काली कोयले से, और उनका सेवक आए वो सब मिटा के चला जाए, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब वो करे क्या? तो एक दिन उन्होंने अपने सेवक से कहा, बुलाया कि सुनो, ये जो दीवारों पे चित्र तुम पूछने जाते हो, अब आगे से जब पूछने जाना तो मुझसे एक बार पूछ लेना। तो सेवक आश्चर्य से देखा, तो सेवक समझ गया कि मैंने पूछा है, अब दंड मिलेगा। बहुत दुख हो गया, क्या मुझे दंड मिलेगा? तो अब क्या करें? तो वो अपने जाके अपने आपस में सेवकों ने बात किया कि अब क्या करें, हमने तो भित्ति चित्र मिटा दिए, हमें तो दंड मिलेगा। अब सेवकों ने कहा कि ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अगले दिन देखा कि पूरी जितनी दीवार थी, सारी दीवारें भित्ति चित्रों से भरी हुई है। अच्छा, अब वो महाराजा के पास चले गए कि हमें तो ये दंड मिलने वाला है क्योंकि हमने ये सब कर दिया। खैर, तो ये काम हुआ। अब राजा रवि वर्मा के आगे की कथा सुनाती हूँ कि उनको राजा रवि वर्मा ने उन्हें अपने सेवकों को दंड नहीं दिया और उन्होंने उनको चित्रों को वहीं रहने दिया। तो इससे राजा रवि वर्मा को वहां से एक प्रेरणा मिली। और जब एक सेवक ने उनको कहा कि जा, जो उनको पुत्रवत मानता था, कि जा बेटा, तू विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार बनेगा। और आगे चल के यही हुआ कि दीवारों पे खड़िया से वो करने वाले, तो वो अपनी बेचैनी को खड़िया में, स्त्रियां क्या करती हैं गांव की, अरिपन बनाती है, रंगोली बनाती, जिसको रंगोली कहते हैं, अरिपन बनाती थी। हम लोगों ने बचपन में रुमाल पे कढ़ाई की है और कॉटन से मछलियां बनाई हैं। और हम लोग तो बाद में ऐसे कला से काम किया कि जो अंडे का ट्रे होता है उसको हम लोग ब्लैक स्याही से रंग देते थे। रंगने के बाद उस पर शीशे चिपका के नीचे झालर लटका के उसको वॉल हैंगिंग बनाते थे। जो गेंदा होता है, जिससे हम लोग गेंदा खेलते हैं, उसमें जो एक पिन होता है, पेपर पिन में मोती डाला, सबसे पहले ऊपर फ्लावर डाला, ढेर सारे मोती डाले और गेंदा को सितारे चिपकाए, गेंदा के ऊपर सितारे चिपका दिए बड़े बड़े। तो गेंदा ढक गया, ग्लोब हो गया। उस ग्लोब में जगह जगह सितारों के बीच में वो पेपर पिन घुसा दिया। तो इतना सुंदर उसका, आज वो अगर वो किसी के पास नहीं होगा तो कोरोना की तरह दिखाई देता। जो कोरोना का अभी चित्र आया है उसी तरह का है कि उसमें तरह तरह के कांटे निकले हुए हैं। तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे उसको, हाँ प्रभात भाई नमस्कार, आप आए, राजेश जी नमस्कार, अग्निमित्र जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप सब आए मुझे सुनने। अब तो सभा समाप्ति की ओर है, तो इसलिए अभी अब मैं आपको एक काफका का संस्मरण आपको सुनाती हूँ। अभी काफका का संस्मरण सुनाती हूँ। सब आप लोगों के लिए मैंने निकाल के रखा है कि कैसे
का जीवन में क्या स्थान है, इससे आपका देखिए। काफका कविताएं लिखते थे जब शुरू में, तो उनका एक चेला था जिसको अपने साथ रखते थे कि वो उनको वो कविताएं अपने इनकी कविताएं इनको दिखाता था। तो काफका ने कहा उसको कि तुम्हारी कविताओं में शोर बहुत है, बहुत शोर है, तो और ये तुम्हारे यौवन का, मतलब तुम्हारे जो युवा हो ना, इसका बाय प्रोडक्ट है, और जो जीवंतता के अतिरेक की ओर संकेत करता है, इसलिए खूबसूरत लगता है, लेकिन शोर बहुत है। इसका कला से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसमें जो शोर है ना, ज्यादा शोर से अभिव्यक्ति मर जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, कहानियां बहुत लाउड है, नाटक बहुत लाउड था, म्यूजिक बहुत लाउड था, तो हम क्यों धीमे धीमे की बात करते हैं। एक मध्यम सा एक धुन जो बजती है, जो धड़कन है ना, धड़कन की जितनी आवाज जो होती है वो सबसे प्रिय होती है। वो हमारे जिंदा होने का सबूत भी है, और वो हमारे मोहब्बत में होने का भी सबूत है धड़कन। तो धड़कन मध्यम। एक गाना सुना ना, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। ये मध्यम जो है वो बहुत ही सुरीला, बहुत रागात्मकता है इसमें, बहुत अनुराग है, मध्यम। तो वो कहते हैं शोर से अभिव्यक्ति मर जाती है। तो कला क्या है ना, कि आपको शोर से बचने की सलाह देती है, और थेरेपी में शोर से ही बचना सबसे अधिक जरूरी है। ये काफका। अब मैं खलील जिब्रान का, पेंटर थे खलील जिब्रान, दार्शनिक भी थे, उनका एक चीज सुनाती। उनकी एक महिला मित्र थी, मिस हैस्कल। मिस हैस्कल जब उन गैलरी में उनके चित्र देखने गई, मिस हैस्कल का इनके जीवन में बड़ा योगदान था, तो जब देखने गई तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम इस चित्र के बारे में कुछ कहना चाहोगे। तो क्यों नहीं मादाम, इस चित्र का मैंने शीर्षक रखा है आत्मा की परमात्मा के पास वापसी। शायद आप मेरी बात से सहमत हो कि जो कुछ भी दृश्यमान है वह किसी अदृश्य वस्तु की तरफ संकेतित है। उस संकेत का हूबहू चित्रण करना कला की विशेषता नहीं है, अपितु उस संकेत को प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करना कला कौशल है। इस चित्र में जो सिर्फ ऊपर की ओर उठा हुआ दृष्टिगोचर है, वो परमात्मा की तरफ देखता हुआ प्रतीत हो रहा है। किसी भी आदमी ने परमात्मा को नहीं देखा है, परंतु फिर भी कई लोगों ने अपनी कल्पना की उन आंखों से अदृश्य परमात्मा का दीदार किया है। अगर हम सभी कल्पनाशील होंगे तो फिर प्रतीकों संकेतों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु हम सभी स्थूल संसार में रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ दृश्यमान वस्तुओं को ही परिभाषित कर सकते हैं। आप अपनी आंखों से इस चित्र को देखो, फिर अपनी कल्पना शक्ति के घोड़े पर विचरण करते हुए इस चित्र की सूक्ष्मता को परखो, तो फिर शायद आपको इसमें परमात्मा के कुछ अंश दिखाई दे। हो सकता है उन अंशों का आभास आपको मुझसे अधिक गहन रूप में हो। ये चित्रकार खलील जिब्रान का जवाब मैडम को था, मिस हैस्कल को। अब मिस हैस्कल को फिर कहते हैं, मदाम, एक चित्रकार अपने चित्र को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। मदाम, इस चित्र के निचले भाग पर अपनी दृष्टि डालो, वहां से रोशनी की एक हल्की सी लकीर ऊपर की ओर उठ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह कल्पना और दर्शक की कल्पना के बीच सच्ची कला संवाद को जन्म देती है। मेरी यही कोशिश रही है कि बहुत सारे विवरण की बजाय कुछ संकेत ही दर्ज करूं, ताकि दर्शक स्वयं अपनी कल्पना के बल पर चित्र की आत्मा तक पहुंचे और उसे यथोचित परिभाषित करे। ये छूट कला ही देती है आपको। कि उसके बाद एक जगह फिर आके अंत में उसको बोलते हैं, वो पूछती है कि तुम नग्न शरीर ही क्यों दर्शाते हो अपने चित्रों में। तो खलील कहते हैं कि क्योंकि जीवन स्वयं ही नग्न यथार्थ है। नग्न शरीर जिंदगी का सबसे सच्चा और सबसे उत्तम प्रतीक है। मैंने पर्वत को, आदमियों को एक बड़े झुंड के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है, बहते झरने को कांपते हुए लोगों के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि मैं पर्वत शिखर के अस्तित्व में मनुष्य जाति की विराटता और बहते झरने में से जिंदगी का अमीर संगीत सुनता हूँ। कितना अच्छा जवाब है। कल जीवन में आप जब कोई संगीत सुनते हैं तो आपके दुखों का जवाब आपको वहां मिलता है। मैं आपको ले चलती हूँ बेगम अख्तर की तरफ। बेगम अख्तर का नाम लेते ही सोज और साज का अफसाना आपके सामने बजने लगता होगा। और बेगम अख्तर की गजलें क्या बताऊं, बस आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि कलाएं कैसे उद्दात करती हैं
एक कलाकार दूसरे कलाकार के लिए कैसे दीवाना होता है। और मैं लेखक हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लेखकों की फैन हूँ। यहाँ प्रभात रंजन मौजूद है, मैं प्रभात के संस्मरणात्मक लेखों की जबरदस्त फैन हूँ, कहानियों की। प्रभात कुछ भी लिख दे मुझे पसंद है। मैं संजय के गायन की, निर्देशन कला की बहुत बड़ी फैन हूँ। शुभम बहुत अच्छी आलोचना और बहुत अच्छी आलोचना लिखते हैं, युवा आलोचक में शुभम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शुभम की आलोचना, तो ये दीवानगी सिर्फ मेरी कला के प्रति नहीं है। अगर मैं उदास हूँ, मुझे विश्राम चाहिए, आराम चाहिए, तो जरूरी नहीं कि मैं कुछ लिखने बैठ जाऊँ। मैं पढ़ने बैठूंगी। जब मैं दुखी हूँ तो मैं लिखूंगी नहीं। ये अलग बात है कि कला मुक्ति देती है आपको दुखों से, ये थेरेपी है मेरे लिए लेखन। लेकिन बहुत ज्यादा दुख में आप नहीं लिख सकते। बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा सुख आपको स्थगित करते हैं, मुझे कर देते हैं। मैं सुख और दुख की स्मृति में लिखती हूँ, उनको पकड़ के, स्मृतियों में उनको पकड़ के लिखती हूँ। उस वक्त नहीं लिख सकते। दुख में आप रो सकते हैं, लिख नहीं सकते। सुख में आप हंस सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लिख नहीं सकते। आप उन दोनों की स्मृति में जाके उन्हें लिख सकते हैं, और तब मुक्ति मिलती है आपको। तो मुक्ति बहुत देर से मिलती है, और मुक्ति तभी मिलती है जब आप अपने लेखन कला के पास जाते हैं। आपको कला के पास जाना ही पड़ेगा। आपने सितार बजाते हुए या गिटार बजाते हुए आप वादकों का वो देखिए, उंगलियां देखिएगा, धस जाती हैं, यहाँ पे जख्मी हो जाती है। लेकिन जिसमें बजा रहे होते हैं उसमें उनका चेहरा मत देखिए, उनकी उंगलियां देखिए। पूरी उंगलियां पूरी काया हो जाती है, और उसमें जो सारी उंगलियों के भावों को पढ़िए आप। सब कुछ इसी उंगलियों में सिमटा रहता है। तो जब लेखक लिख रहा होता है तो उसके चेहरे को देखिए, आप उसकी पूरी कथा आपको चेहरे पे देखिए, उसका पूरा दुख, पूरा सुख, उसके और अंत में उसकी पूरी मुक्ति। जैसे एक अच्छा संगीत सुनने के बाद जो आत्मा का आनंद है, वही एक अच्छा पीस लिखने के बाद, वही एक अच्छी किताब पढ़ने के बाद, जो मुझे इन सब किताबों को पढ़ने के बाद। और मैं शायद खुशनसीब हूँ कि मैं इस आनंद के बीच में रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे दुखों से बच जाती हूँ। जब भी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे मजदूर मर रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं लिख सकती हूँ, लिख के उन पर दुख प्रकट कर सकती हूँ, या जो सहायता उनको दिलवा सकती हूँ समाज से, प्रशासन से, पत्रकार के नाते करती हूँ। लेकिन इसके बाद और इसके अलावा क्या कर सकती हूँ? मैं अपने दुखों में, मुझे भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं बेचैन होंगी तो मैं संगीत सुनूंगी, किताबें पढ़ूंगी। मुझे अपना वक्त भी काटना है। मैं उनके साथ पैदल चल नहीं सकती, लेकिन मैं उनकी तकलीफ अपने पैरों में महसूस करती हूँ हर शाम। जब हर शाम मेरी दोस्त मुझे 10,000 कदम चलवाती है, मैं नहीं चलती थी, मैं पैदल चलने से बचती थी। इस लॉकडाउन में मैं रोज शाम को 10,000 कदम चलती हूँ। मैं पतली होंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोज 10,000 कदम चलती हूँ। और चलते हुए जब निढाल होती हूँ, तब मैं एक बार उस मजदूर को याद करती हूँ जो यहाँ से पैदल चल के अपने गाँव वापस गया है। लेकिन मैं उसके बाद क्या करती हूँ? कान में म्यूजिक लगा के उस दुख को भगाती हूँ। पलायन नहीं है ये, कायरता नहीं है ये लाचारी है हमारी कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपने को गहरे दुख में डूबने से, और मुझे डिप्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अवसाद से बचना चाहती हूँ। मैं तनाव न ले सकती न दे सकती, मैं बहुत देर तक तनाव में नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने को तनाव मुक्त रखती हूँ, दूसरे को भी रखती हूँ। एक वर्ड है, पुर्तगीज शब्द है, सुसेगाद, तनाव लेने का नहीं देने का। मैं न लेना चाहती न देना चाहती, लेकिन तनाव बहुत है जीवन में, बहुत तनाव आते हैं, चल के आते हैं, आराम से आते हैं। कोई आता है पत्थर मार जाता है, कोई कीचड़ उछाल जाता है, कोई आप पे उंगली उठा देता है। किसी के जीवन में कुछ भी होगा, उनका सब्जी भी जल जाएगी तो कहेंगे गीताश्री की वजह से जल गई, उनका कुत्ता भी उनको काट लेगा तो कहेंगे गीताश्री ने कुत्ते को भड़का दिया इसलिए काट लिया। तो इस तरह के जो अवांछित आरोप है ना, वो आपकी जिंदगी में लगते रहते हैं, क्योंकि आप गीताश्री हैं, क्योंकि आप संजय हैं, क्योंकि प्रभात है। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ विशिष्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें आपको सुनने को मिले। तो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए मेरे दुख की औषधि क्या है? पापोरी गोस्वामी यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा गाना गाती है पापोरी की गजलें मैंने बचा के रखी हैं। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, मेरे मोबाइल में नहीं तो मैं आपको सुनाती पापोरी का वो की गजल। क्या गाया है! मैं रात को सोने से पहले अक्सर पापोरी को सुन लेती हूँ। मेहदी हसन ने गाया, सबने गाया, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मेरी दोस्त ने गाया, और रात के सन्नाटे में बिना किसी म्यूजिक के जब वो पापोरी का गाना वो गजल सुनती हूँ, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो रूह में उतरती है नींद, आंखों में और रूह में। कई बार आंखें सोती हैं, रूह जागती है, कई बार रूह सोती है, आंखें जागती है।
मैं जब संगीत सुनती हूँ तो मेरी आंखें भी सोती हैं, मेरी रूह भी सोती है। ये है थेरेपी, ये है मेरे जीवन में दुख की औषधि। सबके अपनी अपनी औषधि है। कोई किताब पढ़ के, कोई पेंटिंग देख के, कोई नाटक देख के, कोई किसी से बात करके, कोई किसी की अच्छी बात सुन के। मैं कई बार ओशो को सुन लेती हूँ, किसी कोई अच्छा वक्तव्य आ रहा हो किसी का सुन लेती हूँ, वो सुन के भी आराम मिलता है। डिपेंड करता है कि आपका मन उस समय क्या सुनना चाहता है। आपका मन पेट दर्द है तो आप पेन किलर खाएंगे, और उसकी अलग दवा है दर्द की। एक ही दर्द की दवा पूरे अंग पे काम नहीं करती। हेडेक की अलग दर्द की दवा है, पेट की अलग दर्द की दवा है। दर्द एक है लेकिन दवा अलग अलग है। तो इसी तरह से आपकी तकलीफें जीवन की अलग अलग हैं, उनकी थेरेपी अलग अलग है। तो मैं आपको सुनाती हूँ बेगम अख्तर के बारे में। जिगर मुरादाबादी को बहुत पसंद करती थी। तो उनकी बेटी ने लिखा है कि वो जिगर मुरादाबादी की शौकीन थी। शौकीन से मतलब है कि उनको बहुत पसंद करती थी। मैंने इतनी बात इसलिए कही कि हम थेरेपी अपने लिख के नहीं करते, दूसरों को पढ़ के भी करते हैं। दूसरों को पढ़ के हाँ, 1 घंटे बस 5 मिनट और बचा है, मेरी घड़ी के हिसाब से 5 मिनट में खत्म कर दूँ। तो जिगर उनको बहुत अच्छा लगते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी शायरी उनको बेगम साहिबा को बहुत पसंद थी। मैं अख्तरी, यतीन्द्र मिश्र की किताब अख्तरी से ये प्रसंग सुना रही हूँ आपको। तो उन्होंने कभी जब वो जिगर मुरादाबादी की चर्चा आती तो रुमान में चली जाती थी। जैसे हम लोग किसी अपने प्रिय शायर को सुनते हैं तो रुमान में चले जाते हैं, तो रुमान में चली जाती थी। तो उन्होंने कभी कहा कि किसी ने बताया कि जिगर मुरादाबादी मुशायरा पढ़ रहे हैं, तो बेगम साहिबा पहुंच गई वहां कि सुनने। उन्होंने संदेश भिजवाया जिगर मुरादाबादी को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब इस पर जिगर साहब ने यह लिखकर भिजवा दिया, पर्ची उन्होंने भेजी तो लिख के भिजवाया, लौटा दिया कि जरूर मिलिए, मगर जरूर मिलिए, मगर आप मेरी सूरत देखेंगी शायद मिलने से ही मना कर देंगी। इस बात का बेगम साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने जिगर जी से दोस्ताना नाता जोड़ लिया। तो जब कभी लखनऊ आते तो बेगम साहिबा से मिलने उनके घर आते, बेगम साहिबा उनके साथ होती। तो बेगम साहिबा जिनकी दुनिया दीवानी थी, जिनके लोग दीवाने थे, वो भी अपना सुकून किसी और की शायरी में ढूंढती थी। ये है कलाओं का महत्व। 1 घंटा हो गया दोस्तों। मैं सोच कर रही थी कि आधा घंटा 45 मिनट हम बात करेंगे। मैं कुछ लोगों का नाम पढ़ देती हूँ, बात करती हूँ, फिर हम विदा लेते हैं। शुरू से देखती हूँ। पवन जी नमस्ते, आप आए। सन्नी नमस्ते। शुभम शुक्रिया। अभिषेक थैंक यू, बने रहे। दीप्ति जी शुक्रिया। राजेश जी शुक्रिया, आप आए। हरी जी शुक्रिया। गजेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आप आए। पापोरी शुक्रिया। दिनेश जायसवाल जी बहुत अच्छा शुक्रिया। आर्ट ऑन क्लिक, आपने मुझे सब दोस्तों से जुड़ने का और आर्ट पे बोलने का मौका दिया। मैं कलाकार ही बनना चाहती थी, लेखक बन के रह गई, ये हमेशा लगता है। इसीलिए जब मन करता है लाइनें खींच लेती हूँ, जब मन करता है थम ठम ठम नाच लेती हूँ, जब मन करता है बाथरूम में गा लेती हूँ, और जब मन करता है किसी की कॉपी करके एक्टिंग करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, किसी की कॉपी कर लेती हूँ, तो एक्टिंग का सुख भी मिल जाता है हमें। तो हाँ, अब मैंने संगीत अभी बंद कर दिया है क्योंकि मैं अब आप लोग से बात कर रही हूँ। शारदा थैंक यू, तुम आई, अच्छा लगा शारदा तुमने मुझे सुना। बाकी जो दोस्त जुगनू जी को थैंक यू बोला मैंने। हाँ नीरज, अब इजाज़त दो भाई, इजाज़त दो। बहुत पका दिया सबको, बहुत बोला। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं कला के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं वो हूँ। मैं तो जैसे कहते हैं ना कि पंडित जी मेरे मरने के बाद तो 2 बूंद टपकाने के बाद गंगा जल टपका देना। मैं कहती हूँ पंडित जी तो आना मत, अगर आए भी तो पंडित जी मेरे साथ कुछ किताबें भेज देना, मेरे साथ म्यूजिक भेज देना मेरे साथ। क्या पता स्वर्ग में मिले न मिले, तो स्वर्ग में कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, वरना मरने से डरता कौन है और मरना चाहता कौन है। तो इसलिए आप सबका शुक्रिया। संजय उपाध्याय हमें कह रहे हैं बहुत सार्थक ज्ञान मिलता है। अरे जाओ तुमसे हूँ मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूँ। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने पत्रकारिता में काम करते हुए म्यूजिक पे लिखा,
नाटकों की समीक्षा की, बहुत आर्ट गैलरी पे तो खूब लिखाई, चित्रकला का मुझे बहुत ज़्यादा वो नॉलेज है, क्योंकि मैंने 2 साल कॉलम लिखा। बहुत सारे चित्रकार मेरे मित्र हैं, और मेरे आसानी से कलाकार दोस्त हो जाते हैं। आप देखिएगा कि 10 लोगों का झुंड होगा, और मुझे जैसे ही पता चलेगा कि वो गाती है तो मेरी दोस्ती हो जाएगी। अब जैसे मुझे किसी ने कविता सेठ से मिलवाया, एक तारा वाली, जो ये गाना नहीं गाया, मुझे जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह है दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। इस गाना को कविता सेठ ने गाया, तो मुझे पहली बार किसी ने मिलवाया, तो मैंने दोस्ती की। मतलब कलाकार है तो मेरा दोस्त होगा, क्योंकि मैं कविता सेठ के गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो कविता मेरी दोस्त है, तो मैं चुन चुन के दोस्त बनाती हूँ कलाकारों को। कोई भी, या तो मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मेरी बहन होगी, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मतलब मेरी मोहब्बत का के जो गुल्लक में ये सब सिक्के हैं, खनकते हैं मेरे साथ, इन सबको मैं संभाल के रखती हूँ। इसलिए नीरज से मैं रोज बात करती हूँ, संजय नहीं बात करता, लेकिन बाकी सबसे रोज बात करती हूँ। जेपी जी नमस्ते, गजन जी नमस्ते, आप थैंक यू। मैं विदा चाहती हूँ, बहुत आप लोग को। जाइए चाय पीजिए और अच्छा सा संगीत सुनिए। बाय, नमस्ते, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं।